नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शरद कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर अ, संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास से फुटबॉल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये वन लाइनर है। और ये किताब महेश बर्नवाल की है और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका खिलजी वंश। तो आज हम पढ़ेंगे आपका खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश जो आपका 1290 से लेकर 1320 तक था, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत खिलजी वंश के प्रमुख सुल्तान में कौन कौन थे। तो दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के प्रमुख सुल्तान, तो आपके सुल्तान का सबसे बड़ा नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल 1290 से लेकर 1296 तक था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक था। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का शासनकाल 1316 से लेकर 1320 तक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। तो खिलजी वंश आपका 1290 से लेकर 1320 तक था। तो सबसे पहला इसमें हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से लेकर 1296 तक। तो जलालुद्दीन ने अपनी योग्यता से एक सैनिक के स्तर से उठते हुए सारे जहानदार शाही आरक्षक के पद को ग्रहण किया, जिसे बाद में सामाना एका गवर्नर बना दिया गया। तो जलालुद्दीन ने अपनी योग्यता से एक सैनिक के स्तर से उठते हुए सारे जहानदार शाही अंगरक्षक के पद को ग्रहण किया, जिसे बाद में समाना का गवर्नर बना दिया गया। मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने के कारण कैकुबाद ने उसे दिल्ली बुलाकर शाइस्ता खां की उपाधि दी तथा आरिज मुबालिक सेना मंत्री का पद भी प्रदान किया। तो मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने के कारण कैकुबाद ने उसे दिल्ली बुलाकर शाइस्ता खां की उपाधि दी तथा आरिज मुबालिक सेना मंत्री का पद भी प्रदान किया, ठीक है। भारत में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। 13 जून 1290 में कैकुबाद द्वारा निर्मित किलूगढ़ी महल में इसका राज्यारोहण हुआ। तो भारत में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था और 13 जून 1290 में कैकुबाद द्वारा निर्मित किलूगढ़ी महल में इसका राज्यारोहण हुआ। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। जलालुद्दीन खिलजी ने सिर्फ 6 वर्ष तक शासन किया था। तो यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसका हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। जलालुद्दीन खिलजी ने सिर्फ 6 वर्ष तक शासन किया था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने स्पष्ट शब्दों में यह विचार सामने रखा कि राज्य को शासितों के शैक्षिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। तो वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने स्पष्ट शब्दों में यह विचार सामने रखा कि राज्य को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। उसने सहिष्णुता के व्यवहार करने और कड़ी सजाओं का सहारा न लेने की नीति अपनाकर अमीरों की सद्भावना भी प्राप्त करने की कोशिश की। उसने सहिष्णुता का व्यवहार करने और कड़ी सजाओं का सहारा न लेने की नीति अपनाकर अमीरों की सद्भावना भी प्राप्त करने की कोशिश की। जलालुद्दीन के समय में ईरानी फकीर सिद्दी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया था। तो जलालुद्दीन के समय ईरानी फकीर सिद्दी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया गया था। जलालुद्दीन की नीति को अलाउद्दीन ने उलट दिया तथा जो भी उसका विरोध करने का प्रयत्न करता हुआ उसे वह कड़ी सजा देता था। पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जिसका शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक था। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316। तो अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी था जो जलालुद्दीन फिरोज का भाई था। 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन ने देवागिरी पर आक्रमण किया तथा सुल्तान जलालुद्दीन से छिपाकर अपार धन संपत्ति प्राप्त की। देवागिरी की विजय से अलाउद्दीन की सुल्तान बनने की इच्छा प्रबल उठी तथा उसने 19 जुलाई 1296 को धोखे से सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या कर स्वयं सत्ता अर्जित कर ली। 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा मानिकपुर में सुल्तान घोषित कर दिया, जहां वह सुल्तान बनने के से पूर्व सूबेदार था तथा इसका राज्याभिषेक दिल्ली में बलवन के लाल महल में किया गया था। तो 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा मानिकपुर में सुल्तान घोषित कर दिया, जहां वह सुल्तान बनने से पूर्व सूबेदार था तथा इसका राज्याभिषेक दिल्ली में बलवन के लाल महल में किया गया। अपने विरोधियों को आतंकित करने के लिए अलाउद्दीन ने अधिक से अधिक कठोरता और निष्ठुरता बनाए रखने का माध्यम अपनाया। जलालुद्दीन के शासनकाल में इस्लाम कबूल कर 2000 मंगोल दिल्ली के आसपास बसाए गए थे। अलाउद्दीन ने अमीरों को अपने विरुद्ध षड्यंत्र रोकने के लिए अनेक नियम बनाए थे, ठीक है। भोजों और उत्सवों का आयोजन करना निषिद्ध कर दिया गया
तथा सुल्तान की अनुमति के बिना आपस में वैवाहिक संबंध भी स्थापित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो भोजों और उत्सवों का आयोजन करना निश्चित कर दिया गया तथा सुल्तान की अनुमति के बिना आपस में वैवाहिक संबंध भी स्थापित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अलाउद्दीन ने शराब और नशीले पदार्थों के उपयोग पर रोक लगा दी। राज्य की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए उसने एक गुप्तचर प्रणाली भी स्थापित की थी। ठीक है, तो अलाउद्दीन ने शराब और नशीले पदार्थों के उपयोग पर रोक लगा दी। राज्य की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए उसने एक गुप्तचर प्रणाली भी स्थापित की थी। नेक्स्ट आपका अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ। तो राजस्थान, सबसे पहले राजस्थान देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम सैन्य अभियान रणथंभौर के विरुद्ध था, जहां पृथ्वीराज चौहान के उत्तराधिकारी शासन कर रहे थे। रणथंभौर की ख्याति राजस्थान के सबसे मजबूत किले के रूप में थी। तो अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम सैन्य अभियान रणथंभौर के विरुद्ध था, जहां पृथ्वीराज चौहान के उत्तराधिकारी शासन कर रहे थे। रणथंभौर की ख्याति राजस्थान की सबसे मजबूत किले के रूप में थी। अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना लेकर खुद रणथंभौर के विरुद्ध अभियान किया। तो अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना लेकर खुद रणथंभौर के विरुद्ध अभियान किया। इस अभियान में प्रसिद्ध शायर अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के साथ था। तो इस अभियान में प्रसिद्ध शायर अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के साथ था। सुल्तान ने 3 माह तक किले पर घेरा डाले रखा और राजपूत संघर्ष करते हुए शहीद हुए तथा महिलाओं ने जौहर व्रत किया। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम जौहर व्रत यही देखा था। तो सुल्तान ने 3 माह तक किले पर घेरा डाले रखा, राजपूत संघर्ष करते हुए शहीद हुए तथा महिलाओं ने जो है जौहर व्रत किया। अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम जौहर व्रत यही देखा था। जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में ये कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। तो जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। इसके पश्चात अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की ओर ध्यान दिया। रणथंभौर के बाद यह राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज्य था। अलाउद्दीन ने अत्यधिक निकट से चित्तौड़ पर घेर डाला था। ठीक है, राजपूतों ने कई महीनों तक सुल्तान का प्रबल प्रतिरोध किया, परंतु अंततः उसने किले पर अधिकार कर लिया। 1303 में अधिकार कर लिया। चित्तौड़ अलाउद्दीन के नाबालिग बेटे खिजर खान के अधीन कर दिया गया एवं उसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया। तो चित्तौड़ अलाउद्दीन के नाबालिग बेटे खिजर खान के अधीन कर दिया गया एवं उसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया। नेक्स्ट आपका है दक्कन और दक्षिण भारत। तो मालवा पर सल्तनत का प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया गया तथा उसकी देखरेख के लिए एक सूबेदार नियुक्त किया गया। तो मालवा पर सल्तनत का प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया गया तथा उसकी देखरेख के लिए एक सूबेदार नियुक्त किया गया। 1306 से लेकर 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने 2 सैनिक आक्रमणों की योजना बनाई। पहला आक्रमण रायकरण के विरुद्ध था, जो गुजरात से निष्कासित कर दिया गया जाने के बाद मालवा की सीमा बगलाना पर अधिकार जमा बैठा था। तो 1306 ईस्वी से लेकर 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने 2 सैनिक आक्रमणों की योजना बनाई। पहला आक्रमण रायकरण के विरुद्ध था, जो गुजरात से निष्कासित कर दिए जाने के बाद मालवा की सीमा बगलाना पर अधिकार जमा बैठा था। दूसरे आक्रमण का लक्ष्य देवागिरी का राय रामचंद्र था, जिसका रायकरण से संधि संबंध था। तो दूसरे आक्रमण का लक्ष्य देवागिरी का राय रामचंद्र था। ठीक है, जिसका रायकरण से संधि संबंध था। दूसरे आक्रमण का नियंत्रण अलाउद्दीन ने अपने मुस्लिम मलिक काफूर को सौंपा, जिसमें रायकरण ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसका राज वापस कर दिया तथा उसे राय रायन के खिताब के साथ फिर से अपने पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। तो दूसरे आक्रमण का नियंत्रण अलाउद्दीन ने अपने गुलाम मलिक काफूर को सौंप दिया, जिसमें रायकरण ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसका राज वापस कर दिया तथा उसे राय रायन के खिताब के साथ फिर से अपने पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। अलाउद्दीन का महान सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खान द्वारा जो है 1000 दिनार में खरीदा गया, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व सेनापति मलिक काफूर ने किया था। तो अलाउद्दीन का महान सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खान द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है था। अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व सेनापति मलिक काफूर ने किया था। 1309 ईस्वी से लेकर 1311 ईस्वी के बीच मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर 2 आक्रमण किए। पहला आक्रमण तेलंगाना क्षेत्र में वरंगल पर किया गया था। तो 1309 से लेकर 1311 ईस्वी के बीच मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पर 2 आक्रमण किए। पहला आक्रमण तेलंगाना क्षेत्र में वरंगल पर किया गया था।
तेलंगाना अभियान में वहां के शासक प्रताप रुद्र द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया, जिससे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन को भेंट कर दिया। ठीक है, तो तेलंगाना अभियान में वहां के शासक प्रताप रुद्र तृतीय ने जब मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया, जिससे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन को भेंट कर दिया। दूसरे आक्रमण के लक्ष्य द्वार समुद्र, महाबत, आधुनिक कर्नाटक व मदुरई तमिलनाडु थे। यह पहला अवसर था जब मुसलमानों की सेना दक्षिण में मदुरई तक पहुंच गई थी। दूसरे आक्रमण के लक्ष्य द्वार समुद्र, महाबत, आधुनिक कर्नाटक व मदुरई तमिलनाडु थे। यह पहला अवसर था जब मुसलमानों की सेना दक्षिण में मदुरई तक पहुंच गई थी। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा, हौज खास, सीरी फोर्ट और जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु 1004 ईस्वी में दिल्ली में सीरी को राजधानी बनाया गया तथा किलेबंदी करवाई। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा, हौज खास, सीरी फोर्ट और जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु 1004 ईस्वी में दिल्ली में सीरी को राजधानी बनाया गया तथा किलेबंदी करवाई गई। उसने अपने सेनापति गाजी मलिक द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूती प्रदान की तथा सिकंदर सानी खिताब उपाधि धारण किया। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। तो उसने अपने सेनापति गाजी मलिक द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूती प्रदान की तथा सिकंदर सानी खिताब उपाधि धारण किया। अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। वह प्रथम शासक था जिसने प्रथम बार स्थायी सेना को गठित किया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण एवं कृषि संबंधी नीति को देखते हैं। ठीक है, तो अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण एवं कृषि संबंधी नीति, उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए, एक खदानों के लिए, दूसरे कीमती वस्त्रों के लिए और तीसरा घोड़ों के गुलामों के व पशुओं के लिए। तो उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए, एक खदानों के लिए, दूसरा आपका जो है कीमती वस्त्रों के लिए और तीसरा घोड़े गुलामों व पशुओं के लिए। प्रत्येक बाजार एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में होता था, जिसे सहना अधीक्षक कहा जाता था, जो व्यापारियों की एक पंजिका रखता था तथा दुकानदारों व कीमतों पर कड़ी निगरानी रखता था। खाद्यान्नों के नियमित और सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने घोषणा की कि द्वार क्षेत्र अर्थात यमुना के निकट मेरठ से लेकर इलाहाबाद के निकट कराची की सीमा तक के प्रदेश में भू राजस्व की अदायगी सीधे राज्य को की जाएगी। ठीक है, भू राजस्व बढ़ाकर अब उपज के आधे हिस्से पर निर्धारित कर दिया गया और राजस्व एकत्र करने के लिए मुस्तक राज नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। तो भू राजस्व बढ़ाकर उपज के आधे हिस्से पर निर्धारित कर दिया गया और राजस्व एकत्र करने के लिए मुस्तक राज नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। अलाउद्दीन के समकालीन अमीर खुसरो और उसके परवर्ती सामी दोनों ने अलाउद्दीन को एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा। तो अलाउद्दीन के समकालीन अमीर खुसरो और उसके परवर्ती सामी ने दोनों ने अलाउद्दीन को एक भाग्यशाली व्यक्ति कहा। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो व हसन देहलवी जैसे कवि थे और अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया तथा वीणा को संशोधित किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो व हसन देहलवी जैसे कवि थे। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया तथा वीणा को संशोधित किया। जमाखोरी को रोकने के लिए सभी बाजारों के नाम पंजिका में दर्ज किए गए तथा उनके एजेंटों व परिजनों को नियमों के उल्लंघन के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया। तो जमाखोरी को रोकने के लिए सभी बाजारों के नाम पंजिका में दर्ज किए गए तथा उनके एजेंटों व परिजनों को नियमों के उल्लंघन के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया। राज्य ने अपने भंडार स्थापित किए। तो राज्य ने अपने भंडार स्थापित किए जिन्हें अनाजों से भरा रखा जाता था। यदि कोई दुकानदार ज्यादा कीमत लेता या माप करके गलत पैमानों को प्रयोग करता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। तो राज्य ने अपने भंडार स्थापित किए जिन्हें अनाजों से भरा रखा जाता था। यदि कोई दुकानदार ज्यादा कीमत लेता या माप करके गलत पैमानों को प्रयोग करता था तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी। अब बरनी के अनुसार अकाल के समय भी कीमतों में एक बहुत कम मूल्य का सिक्का, दाम या पाई की भी बढ़ोतरी नहीं होने दी जाती थी। तो बरनी के अनुसार अकाल के समय भी कीमतों में एक बहुत कम मूल्य का सिक्का, दाम या पाई की भी बढ़ोतरी नहीं होने दी जाती थी। बरनी ने लिखा है कि अनाज मंडी में कीमतों का स्थायित्व इस युग का एक आश्चर्य था। तो बरनी ने लिखा है कि अनाज मंडी में कीमतों का स्थायित्व इस युग का एक आश्चर्य था। इसने प्रथम बार घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली को प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा घोड़ों पर मुहर का निशान लगा दिया जाता था। तो इसने प्रथम बार घोड़ों के दागने की प्रथा तथा सैनिकों के लिए हुलिया प्रणाली को प्रारंभ किया था। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा घोड़ों पर मुहर का निशान लगा दिया जाता था। इतिहासकार बरनी का मानना था कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे एवं मुनाफाखोरी से वे आम जनता का शोषण करते थे। तो इतिहासकार बरनी का मानना था कि अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का एक बड़ा उद्देश्य हिंदुओं को सजा देना था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे एवं मुनाफाखोरी से वे
आम जनता का शोषण करते थे। व्यापारियों को चाहे वे हिंदू हो या मुस्लिम मूल्य नियंत्रण से भले ही शिकायत रही हो, परंतु सेना ही नहीं बल्कि आम नागरिक भी खाद्यान्नों व अन्य वस्तुओं के मूल्य में गिरावट से लाभान्वित हुए। अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने इस बात पर आग्रह रखा कि दोआब क्षेत्र में भू राजस्व का निर्धारण खेती के लिए प्रयोग की जा रही भूमि की पैमाइश के आधार पर किया जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने इस बात पर आग्रह रखा कि दोआब क्षेत्र में भू राजस्व का निर्धारण खेती के लिए प्रयोग की जा रही भूमि की पैमाइश के आधार पर किया जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% खराज के रूप में निश्चित किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमिकर खराज के रूप में निश्चित किया था। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर, घड़ी और चराई कर लगाए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान घर, घड़ी और चराई कर लगाए थे। बरनी के अनुसार खुद और मुकद्दम जिन जरपोश से सजे घोड़ों पर अब वे नहीं चढ़ सकते थे और नहीं पान की गिलौरियां चबा सकते थे। वे इतने गरीब हो गए कि उनकी पत्नियों को मुसलमानों के घर जाकर काम करना पड़ता था और अलाउद्दीन की बाजार नियमन की नीति उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई। तो बरनी के अनुसार खुद और मुकद्दम जिन जरपोश से सजे घोड़ों पर अब वे नहीं चढ़ सकते थे और न ही पान की गिलौरियों चबा सकते थे। वे इतने गरीब हो गए कि उनकी पत्नियों को मुसलमानों के घर जाकर काम करना पड़ता था और अलाउद्दीन की बाजार नियमन को नीति उसकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गई। इस प्रकार हमारा चैप्टर का यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।